हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग मटेरियल है सेल का। ये जो आउटर कवरिंग नजर आ रहा है, यह सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो कुछ भी लिविंग मटेरियल है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का ब्रेन। और साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? लिक्विड मटेरियल। सेल का लिक्विड मटेरियल है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का क्या काम है यह समझेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? कंपोनेंट्स को संभाल कर रखता है। इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो कुछ भी कंपोनेंट्स है उसको क्या करेगा? संभाल कर रखेगा और सेल को डैमेज होने से बचाएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में विस्तार से समझाएंगे। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस किसका बना होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, यहां पर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और दूसरा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिलाकर न्यूक्लियर एनवलप का निर्माण होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है यह समझने से पहले हम आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं। एक शांत स्वभाव का छात्र है, आप उसे ऐसे रूम में शिफ्ट करवा दीजिए जहां अच्छे और बुरे दोनों तरह के छात्र हैं। जो बुरे छात्र हैं वो उसे तंग करेंगे, तो हम उस शांत स्वभाव के छात्र को क्या करेंगे? उस रूम से अलग करके दूसरे रूम में शिफ्ट करवा देंगे ताकि बुरे छात्र उसे तंग ना करें और वहां पर अच्छे छात्र को जाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, यही काम कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। यह क्या करता है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कर देता है। ठीक है, जैसा कि हम आप लोगों को समझाए थे कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेमी परमेबल होता है। मतलब कि जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स है उसी को अंदर बाहर आने जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, आएगा समझ में? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर होता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यही हेल्प करता है किसमें? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल है। तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा? अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उसको संभाल कर रखेगा और सेल को डैमेज होने से बचाएगा। इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करेगा? अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उसको संभाल कर रखेगा और न्यूक्लियस को डैमेज होने से बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है स्मॉल ओवल बॉडी होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस किसका बना है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो जहां पर प्रोटीन है वहां पर राइबोसोम मौजूद रहेगा, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? इट इज साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो मटेरियल नजर आ रहा है गुच्छमुस्सा, ये न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, क्रोमेटिन है। जब ये आपस में फ्यूज होगा तब क्रोमोसोम का निर्माण होगा। हम आप लोगों को क्रोमोसोम के बारे में विस्तार से समझाएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आप लोगों को क्रोमोसोम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्रोमेटिन के बारे में बात करते हैं।
ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यह क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन क्या होता है? फ्यूज हो जाता है, तब क्रोमोसोम का निर्माण होता है। यह जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, जब मान लिया जाए कि जब इस क्रोमोसोम को आप खींचिएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, है ना? स्ट्रक्चर नजर आएगा। यह क्या है? डीएनए है, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और खींचिए इसको, डीएनए का सेगमेंट नजर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में अगर हम बात करें, प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है, बच्चे के 2 हाथ होने चाहिए, 2 पैर होने चाहिए, 2 कान होने चाहिए, आंख काला या भूरा होना चाहिए। यह बात किसको पता होता है? डीएनए को पता होता है, मतलब डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। अब जीन का क्या रोल है? ठीक है, जीन्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कोई भी कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, उसमें हेल्प कौन करता है? जीन हेल्प करता है ना? जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बच्चा बिल्कुल अपनी माँ पे गया है या बच्चा बिल्कुल अपने पिता पर गया है। किसके वजह से बोलते हैं? जीन के वजह से। वास्तव में जीन ही हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स में। ठीक है, इस तरह आप लोगों को यह पता चल गया कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, जब आप क्रोमोसोम को खींचने के बाद ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको डीएनए नजर आएगा, और खींचिएगा तो फिर आपको क्या नजर आएगा? ध्यानपूर्वक देखने के बाद जीन नजर आएगा। तो फाइनली हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर न्यूक्लियस में है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, फिर वो कैरेक्टर किस में जाएगा? क्रोमोसोम में जाएगा। फिर वो कैरेक्टर किस में जाएगा? डीएनए में जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए और प्रोटीन का बना है। ठीक है, अब चूंकि डीएनए जीन का बना है, फिर वो कैरेक्टर किस में जाएगा? जीन में जाएगा। और जब ये कैरेक्टर जीन में चला जाएगा तो फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाएगा। आई बात समझ में? अब हम आप लोगों को न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में बताएंगे। न्यूक्लियस सेल के द्वारा होने वाले सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, अब हम जीन की बात करें। जीन्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स में होता है वो बच्चों में कैसे जाता है? जीन की मदद से। इसमें हेल्प कौन करता है? जीन हेल्प करता है। न्यूक्लियस का सेल डिवीजन में क्रूशियल रोल है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हैव ए नाइस डे।